नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अखबारों की हेडलाइन में जीडीपी के आंकड़े हीरा मोती की तरह चमक रहे हैं। उल्लास मनता लग रहा है कि कोविड के पहले आसमान में जिस ऊंचाई पर विकास का गुब्बारा उड़ रहा था उसे अब छू लिया गया है, यानी रिकवरी होने का अनुमान है। यहां यह साफ करना जरूरी है कि एंकर को नहीं पता कि विकास का गुब्बारा नीचे आया है या छूने वाले का कद ऊंचा हो गया है। 2021-22 में विकास दर के 8.7% रहने की जय जयकार है, लेकिन जयकार के नीचे हल्की हाहाकार है। इसके भी संकेत हैं कि इस साल की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच जीडीपी की दर 4.1% हो सकती है, जो पिछले साल की तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच 5.4% पर आ गई थी। उससे पहले जुलाई से सितंबर के बीच 8.4% थी। तो दो तिमाही से विकास दर में गिरावट आ रही है, बल्कि सितंबर की तिमाही की तुलना में 1% से ज्यादा कम हो गई है। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय भी घट गई है, कोविड के पहले जितनी थी उससे कम हो गई है। 2019-20 में 94,270 रुपए थी, जो 2021-22 में घटकर 91,481 रुपए रह गई। आदमी कमा कम रहा है, खर्चा नहीं कर रहा है, तो कौन है जो विकास के इस गुब्बारे के पीछे दौड़ा जा रहा है और छू दे रहा है? हु इज ही? 2021-22 में जीडीपी दर 8.7% होने का अनुमान बड़ी हेडलाइन है। खुशी से लहलहाती इन खबरों के बीच इस साल की पहली तिमाही की 4.1% की जीडीपी को जरा लुका छिपा के छापा गया है। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में भारतीय रिजर्व बैंक नामक केंद्रीय वित्तीय संस्था ने कहा था कि कोविड से जो नुकसान हुआ है उसी से उबरने में भारतीय अर्थव्यवस्था को 12 साल लग जाएंगे। क्या हम उससे उबर गए हैं, या इतना ही हुआ है कि पिछले साल थोड़ा ऊपर आते दिखे हैं, जो इस साल फिर से नीचे जाते दिख रहे हैं? रिजर्व बैंक ने कहा था कि भारत को कोविड के स्तर तक पहुंचने में 2034-35 तक का वक्त लग सकता है। इसके लिए हर साल 7.5% की दर से विकास करना होगा। 2022-23 में जीडीपी दर 7.2% रहने का अनुमान है। 2021-22 की जीडीपी 8.7% रहने का अनुमान है। इसकी तुलना में 1.5% से अधिक की गिरावट नजर आ सकती है। 1.5% की गिरावट सामान्य बात नहीं है। रिजर्व बैंक को इस बात की चिंता है कि महंगाई अभी और सताएगी, इसलिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। इसका कितना असर पड़ा होगा मई के आंकड़ों से पता चलेगा, जो जून के पहले हफ्ते में आ सकता है। फिलहाल मीडिया डुगडुगी बजा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जगमग जगमग कर रही है। अब आप पिछले कुछ दिनों के दौरान आर्थिक खबरों की छपाई देखेंगे तो पता चलेगा कि पापड़ को पराठा बनाकर बेचा जा रहा है। पापड़ की कमजोरी और पराठे की तंदुरुस्ती का भी फर्क मिटा दिया गया है। चुनांचे आप भूल गए हैं कि यह खबर ज्यादा पुरानी नहीं कि भारत में जो भी 25,000 रुपए महीने का कमा लेता है वह चोटी के 10% में आ जाता है, यानी टॉप 10 में आने के लिए 25,000 भी कमा लें तो चलेगा। हाल ही में यह खबर पीटीआई के हवाले से कई अखबारों में छपी पाई गई है कि भारत में जिन कामगारों ने ई श्रम नामक सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण कराए हैं उनमें से 94% 10,000 रुपए तक कमा पाते हैं महीने में। हमने इस भयानक खबर के उद्गम स्थल की जीजान से पड़ताल की, मगर बहुत पता नहीं चला। जब 25,000 रुपए महीना कमाने पर चोटी के टॉप 10 में आ सकते हैं और 94% कामगार महीने का केवल 10,000 रुपए कमा पा रहे हैं, तब गुब्बारा उड़ता ही जाएगा, कोई खरीदने वाला भी नहीं होगा। अर्थात इन आंकड़ों से इस बात की झलक मिलती है कि भले ही हेडलाइन मोटी हो जाए, आम आदमी की आर्थिक पाइपलाइन सूखती जा रही है। एक तीसरी खबर भी है, 29 मई के इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है कि इस साल अभी तक विदेशी निवेशकों ने 1,65,000 करोड़ रुपए शेयर बाजार से निकाल लिए हैं। मई महीने में ही 39,000 करोड़ की निकासी हो गई। उन्हें भारतीय बाजार की तुलना में कहीं और ज्यादा फायदा मिलने लगा है। ये विदेशी निवेशक किसी के नहीं है, अपना पैसा ताइवान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया के मार्केट से भी निकाल रहे हैं। अमृतकाल में इस बात की पूरी संभावना है कि राज्यसभा के चुनाव में पैसे का रोल खत्म हो गया है। तभी तो मीडिया संस्थानों के दो पितृपुरुष राज्यसभा के मैदान में निर्दलीय उतर आए हैं। दूसरे दलों के विधायक स्वेच्छा से मतदान कर ही देंगे। इसलिए उस देश के मीडिया में इस साल के आंकड़ों पर चिंता करने के बजाय पिछले साल के आंकड़ों को लेकर जश्न मन रहा है। उसी देश में जिस देश में गंगा बहती है और जहां ज्यादातर लोग महीने का 10,000 से लेकर 25,000 रुपए ही कमा पाते हैं। पता नहीं गंगा किनारे वालों की कमाई का आलम क्या है। नवंबर में भी डेटा आया था, उस समय भी बताया था कि
करीब 92% लोगों की आमदनी 10,000 रुपये से कम है। और अभी फिर से जो डेटा आया है वो बता रहा है कि 94% लोगों की आमदनी 10,000 रुपये से कम है। अब अगर हम इसको महंगाई की रेखा से तुलना करें तो 2013 में महंगाई की रेखा बताई गई थी कि 32 रुपये शहरी इलाकों में और 27 रुपये गाँव के इलाकों में। तो अगर इसको एवरेज करके मान लें कि 30 रुपये के करीब है और 2013 की वो थी, उसको आज के दामों के हिसाब से देखें तो वो करीब 7,500 रुपये प्रति माह प्रति परिवार पड़ेगी। तो 10,000 रुपये अगर है 10,000 से कम की अभी 94% की आमदनी है तो मतलब वो गरीबी की रेखा के करीब करीब ही हैं। तो ये दिखा रहा है कि देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो प्राइस का सर्वे आया था अभी जनवरी के अंत में, उसमें भी दिखाया था कि जो 60% जो निचला तबका है देश का, उसकी आमदनी गिरी है नोटबंदी के बाद से। यानी 2015-16 के बाद गिर के 2020-21 तक वो गिर गई। और जो सबसे गरीब तबका है उसकी आमदनी तो सबसे ज़्यादा गिरी, उसकी 50% से ज़्यादा गिर गई। और जो सबसे अमीर तबका है उसकी आमदनी गिर गई। तो यानी कि एक तरफ जो 60% जो निचला तबका है उसकी आमदनी गिरी, जो सबसे ऊपर का तबका है उसकी आमदनी बढ़ी। तो ये दिखा रहा है कि हमारे देश में जो अभी एक तरह से कहा जाए कि जो ग्रोथ हो रही है वो मार्जिनलाइजिंग ग्रोथ है, यानी कि अमीर तो और अमीर हो रहा है और जो निचला तबका है वो गिर रहा है। तो ये जो आंकड़े आए हैं ये उससे कंसिस्टेंट हैं। और उसी तरह ये आंकड़े उससे भी कंसिस्टेंट है जो दिल्ली का सोशो इकोनॉमिक सर्वे 2018 का था, जिसके आंकड़े 2020-21 में आए थे। तो उसमें भी दिखाया गया था कि दिल्ली में, जो कि एक मतलब देश का एक अच्छा खाता पीता इलाका है जहाँ पे आमदनी ज़्यादा है, देश की प्रति व्यक्ति आय से यहाँ पे 3 गुनी ज़्यादा है, पर यहाँ पे भी 90% लोग जो परिवार हैं वो 25,000 रुपये से कम खर्च करते हैं। और 98% जो परिवार हैं वो 50,000 रुपये से कम खर्च करते हैं। अब क्योंकि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय देश के प्रति व्यक्ति आय से 3 गुना ज़्यादा है, तो इसको अगर हम 2.5 से डिवाइड भी कर दें तो ये पता लगेगा कि देश में 90% परिवार 10,000 रुपये से कम खर्च करते हैं और 98% जो परिवार हैं वो 20,000 रुपये से कम खर्च करते हैं। तो ये जो अभी ई श्रम पोर्टल के आंकड़े आए हैं ये भी उससे कंसिस्टेंट लग रहे हैं कि देश में अभी गरीबी बढ़ गई है। और ये जो गरीबी बढ़ी है इसके पीछे जो सरकार की नीतियां हैं, जैसे कि नोटबंदी हो गई, जीएसटी के गलत जीएसटी का लागू करना, और फिर उसके बाद जो ये पैंडेमिक और लॉकडाउन आया है उसका असर, और अब ये यूक्रेन युद्ध का भी असर इसमें और आगे चलते हुए नजर आने लगेगा। युद्ध तो बंद नहीं हुआ, लेकिन यूक्रेन युद्ध का भारत में कवरेज ठंडा हो चला है। आपने मार्च और अप्रैल के बीच कई ग्लोबल लीडरों को एक दूसरे से मिलते देखा। सभी फोटो खिंचाकर अपने अपने देश लौट चुके हैं। युद्ध नहीं रुका है। इस युद्ध ने ग्लोबल लीडरों को लोकल बना दिया। अखबारों में संपादकीय लेखों के बाद सबकी रणनीति और कूटनीति पर अब किताबें भी छपने लगेंगी। यह भी कम खुशी की बात नहीं है कि किसी धारावाहिक की तरह जारी यूक्रेन युद्ध की कीमत आप भी अपनी जेब से चुका रहे हैं। रूस से तेल आयात नहीं करेंगे। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने चमक कर बोल तो दिया, लेकिन इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस बार भी आप महंगाई का समर्थन करेंगे। मोदी जी आए हैं, झूठ की बारिश लाए हैं। मोदी जी आए हैं, झूठ की बारिश लाए। बस हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं समझ रही है। युवा कांग्रेस के नेता महंगाई के विरोध में क्रिएटिव हो रहे हैं, जबकि इनके भूतपूर्व युवा नेता बीजेपी में जा रहे हैं या चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में जा रहे हैं। जिस पार्टी में इतनी भगदड़ मची हो, उस पार्टी की एक स्थानीय इकाई बड़ी पार्टी की तरह महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रही हो, इसे नोट करना चाहिए। खासकर उन लोगों को जो कहते रहते हैं विपक्ष महंगाई पर चुप है। उन्हें शिकायत सरकार से नहीं, विपक्ष से। झूठ की बारिश लाए हैं। अरे मोदी जी आए हैं, झूठ की बारिश लाए हैं। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई।
जीडीपी की खबरों में हमने कई एक्सपर्ट के बयान पढ़े अखबारों में। उनके बयानों से इतनी संतुष्टि हुई कि लगा कि अमृतकाल के साथ साथ स्वर्ण युग का भी कॉम्बो ऑफर चल रहा है। बैंक और रेटिंग एजेंसियों के किसी एक्सपर्ट के बयान में हाहाकार नहीं है। ध्यान रहे कि ये एक्सपर्ट 25,000 रुपए मासिक कमाने वाले भारत में नहीं आते हैं। आप जानते हैं कि पशुओं का चारा 3 गुना महंगा हो गया है। लोग खुले बाजार में 80 रुपया किलो दूध खरीद रहे हैं, जानवरों के लिए चारा नहीं खरीद पा रहे हैं। उन्नत पशुधन सशक्त किसान कार्यक्रम से पहले केंद्रीय डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला गाय को केला खिला रहे हैं, लेकिन देश भर में पशुओं को भूसा खिलाने वाले किसान आजकल परेशान हैं। इसकी एक वानगी सेमिनार हॉल के अंदर देखने को मिली, जब पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान को किसानों ने भूसे का दाम महंगा और दूध का दाम सस्ता होने की शिकायत की। भूसा का हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है और बेचारा जो है पशु जो पाल रहा था, जिसका गुजारा पशु से ही था, हाँ जी, उसने पशु बेच दिए। क्यों कि लागत तो आ रही है, मान लो 100 रुपए किलो बिके तब, और बिक रहा है 50 रुपए किलो। सेमिनार में आए हरियाणा के किसान महेंद्र जांगड़ा ने मंत्री से लेकर अधिकारियों तक को दूध के दाम न बढ़ने पर खरी खरी सुनाई। 20,000 तो अब भी नहीं दिए मैंने, भूसा का उधार ले रखा है। अब भी मुझको दूध बेच के दे दूंगा, लेकिन दूध तो वही रेट बिक रहा है ना। और जो हमारे पड़ोसी बेचारे जो पशुओं से ही गुजारा कर रहे हैं, उन्होंने तो पशु बेच दिए इसी चक्कर में। क्यों, उनकी लागत तो आ रही है 70-80 रुपए किलो के हिसाब से, बिक रहा है 50 रुपए, कौन रखेगा। महेंद्र छोटे किसान हैं, लेकिन प्रदीप कौशिक 150 गायों की एक बड़ी डेयरी चलाते हैं। इनको सरकार ने कई बार सम्मानित भी किया है, लेकिन वो बताते हैं कि भूसे के दाम अभी और बढ़ेंगे। ऐसे हालात में डेयरी बंद होंगी। हम पंजाब से सैलेज मंगाते थे, वो 5 रुपये 5.5 रुपये आता था, जो हम सैलेज बोलते हैं मक्का का। आज उसका रेट 9 रुपये 8 रुपये छू गया। जो फोडर होता है, गेहूं का हे होता है जो, उसका एक भूसा बोलते हैं हम उसको। भूसे का रेट लास्ट ईयर 3 रुपये 70 पैसे मैंने परचेज किया था, आज 14 रुपये 13 रुपये के आसपास है। और दूध के रेट के तो बहुत बुरे हाल हैं। दूध के रेट लोगों का 1 रुपया बढ़ गया तो हमारा तो किचन का सिस्टम ही खराब हो गया। तो जिस हिसाब से हालत है फार्म, तो लोगों या मकान जितने भी फार्म है सारे बंद हो जाएंगे। यही नहीं, अगर आप हापुड़ के नईम जैसे किसानों से मिलेंगे जो केवल दूध बेचकर गुजारा करते हैं, तो हालात के गंभीरता का अंदाजा लगेगा। इनके पास 30 भैंसें थीं, अब 22 भैंसें बची हैं। अब मेरी ही 30 भैंसें थी, मैं 30 में 10 भैंसें बेच चुका हूँ, बाकी नहीं बेचने की मतलब लगा हुआ हूँ, बेच दूँगा। क्यों ऐसा क्यों बेच रहे हैं आप भैंसों को? औसत नहीं आ रहा है। पहले 50 रुपये 55 रुपये दूध बिकता था हमारे यहाँ, अब 60 रुपये 65 रुपये दूध बिकने में औसत नहीं आ रहा, जिसकी वजह से डेयरी बंद करनी पड़ रही है। केंद्र सरकार को भी हालात की गंभीरता का अंदाजा है, लेकिन उनका कहना है कि इस मामले पर साइलस यानी पैकिंग चारे के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इस बार भूस की दिक्कत हुई है और चारे की तो नहीं है, लेकिन भूस का ऐसा हुआ है कि शायद कुछ थोड़ी प्रोडक्शन में भी कमी रही है और जो भी परिस्थितियाँ रही। और एक बार ये जो मार्केट फोर्सेस हैं, चूँकि ये कंट्रोल में किसी के नहीं है, भूस की कोई कीमत सरकार फिक्स नहीं करती, कई बार मार्केट फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती हैं और फिर हरियाणा सरकार ने इस पर बैन लगा दिया अपने यहाँ से बाहर जाने के लिए। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं, मैंने रिक्वेस्ट भी की थी हरियाणा सरकार से कि ऐसा मत कीजिए और अफरा तफरी मचेंगी, उससे हो जाएगा, लेकिन चूंकि उनका अधिकार है। अब आप समझ गए होंगे कि महंगाई की मार फिलहाल तो भूसे पर पड़ी है, लेकिन आने वाले दिनों में दूध पर भी पड़ेगा। हापुड़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दूध महंगा होगा तो दही भी। घर में झगड़ा हो सकता है, किस किस को नहीं मिलेगा, किस किस को मिलेगा। जाहिर है औरतों का नंबर बाद में आएगा। अगर इन सभी बातों से आप चिंतित हैं तो धीरज रखिए। महंगाई से लड़ने के 2 अचूक तरीके भारत में खोज लिए गए हैं। पहला, महंगाई की खबर ही खबर से गायब कर दी जाए, और दूसरा, पीड़ित जनता के लिए धर्म से संबंधित राजनीतिक मुद्दों की सप्लाई बढ़ा दी जाए। इस तरह से आर्थिक तंगी से जूझ रही जनता मानसिक सुख की अवस्था में प्रस्थान कर जाती है। ज्ञानवापी तो चल ही रहा है, लेकिन इसी में हनुमान जी को लेकर विवाद पैदा हो गया है। सारी धरती ही पवन पुत्र की है, लेकिन उनके जन्म स्थान को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के संतों में विवाद क्यों हो रहा है?
जगत गुरु शंकराचार्य को कांग्रेस बोल रहे, कैसे हिम्मत पड़ा आपको? माफी मांग लीजिए, माफी मांगे, माफी मांग माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। जगत गुरु शंकराचार्य को कांग्रेस बोल रहा, मांगा नहीं, माफी मांगे। जगत गुरु शंकराचार्य को माफी मांगे, 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 जगत गुरु शंकराचार्य को माफी मांगे। पहले नासिक वालों का पाल है, नासिक वालों का पाल है। गलती हुआ, गलती हुआ। जगत गुरु शंकराचार्य का आज की खबर यह है कि पिछले साल मई की तुलना में इस साल मई में जीएसटी का राजस्व 44% बढ़ गया। 1,40,000 करोड़ से अधिक की राशि का संग्रह हुआ है। केंद्र ने राज्यों का सारा बकाया भी जारी कर दिया है। उपभोक्ता खर्च नहीं कर रहा, लोग कमा नहीं रहे, लेकिन जीएसटी संग्रह बढ़ रहा है। एक दिन अखबार में कुछ छपता है, अगले दिन कुछ छप जाता है। दोनों दिनों की खबरें मिलाकर देखते हैं तो छपा छुपी हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता। 31 मई को हमने संतोष पॉल के इस लेख को टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय पृष्ठ पर जगमगाते देखा, लेकिन जब ध्यान से देखा तो भारत की अर्थव्यवस्था के संकट के ब्यौरे घुलटनियां मार रहे हैं। संतोष पॉल ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के एक जवाब का हवाला दिया है जो उन्होंने 8 दिसंबर 2021 के दिन लोकसभा में दिया है। पीयूष गोयल बता रहे हैं कि 2014 से नवंबर 2021 के बीच 2,783 विदेशी कंपनियां भारत छोड़कर चली गई हैं। इनमें से कई बड़ी कंपनियां हैं। ये सारी कंपनियां ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड जा रही हैं। अक्टूबर 2021 से लेकर अभी तक विदेशी निवेशकों ने 2.5 लाख करोड़ भारतीय बाजार से निकाल लिए हैं। ग्लोबल वेल्थ माइग्रेटर रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद हाई नेटवर्थ वाले भारतीय अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। अनुमान है कि 30 से 35 हजार अमीर लोग भारत छोड़ गए हैं। भारत में इस समय अमृतकाल चल रहा है, इसके बाद भी अमीर लोग भारत छोड़ने की कैसे सोच सकते हैं? विदेशी जहां चाहें अपना पैसा लेकर जाएं, अभी जाएं, लेकिन अपने अमीर भारतीय अपना पैसा लेकर विदेश क्यों जा रहे हैं? अलग अलग कारणों से 2,783 विदेशी कंपनियां भारत छोड़ गई। उसी जवाब में मंत्री जी ने यह भी बताया है कि इस दौरान 10,756 विदेशी कंपनियों ने भारत में पंजीकरण भी कराया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखने वाले संतोष पॉल पेशे से वकील हैं, जैसे रिजर्व बैंक के गवर्नर, इतिहास में एमए हैं। संतोष पॉल के लेखन में धार होती है, इसलिए सुशील ने संतोष जी से बात की। कोई भी अर्थव्यवस्था कामयाब होने के लिए एक चीज होती है सोशल पीस। कोई भी कंट्री में हो जिसमें जो प्रोग्रेसिव है, जिनकी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, जिनकी जीडीपी बढ़ती जा रही है, उसमें एक चीज होती है सोशल एंड पॉलिटिकल पीस। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़ी डिस्काउंट किया जाता है। सेकंड है कि एक इंडस्ट्रियल क्लाइमेट, उसके लिए भी एक फॉरेन इन्वेस्टर्स को आने के लिए ये होना चाहिए कि देयर हैज टू बी पीस। ये रोज अगर इफ देयर इज सो मच डिस्टर्बेंस ऑन पीस ऑन वेरियस इश्यूज, फिर ए फॉरेन इन्वेस्टर जो है उनको एक नेगेटिव इंपैक्ट होती है इधर इन्वेस्ट करने के लिए। तीसरी एक बड़ी चीज है कि ये जो इकोनॉमी, जो हमारी आजकल की इकोनॉमी फ्रॉम 2014 चल रही है, ये सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट डोमिनेट कर रहे हैं। माने उनकी ये विश्वास है कि प्रोडक्शन बढ़ाओ तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि डिमांड बढ़ना चाहिए। ये है कीनीशियन इकोनॉमिक्स, जिसमें डिमांड बढ़ती है तो इंडस्ट्री भी सस्टेन करेगी। हम ये जो 2004 से 2014 तक जो हमारी एवरेज ग्रोथ रेट थी एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 8.1% एवरेज थी 10 साल। इसमें यह है कि जो आम आदमी के पास परचेजिंग पावर है, जब वो आम आदमी के पास परचेजिंग पावर होता है तब इंडस्ट्री की गुड्स की डिमांड होती है। यही है जो अमेरिका को 1929 की डिप्रेशन से बाहर ले आया। हमारी जो 2004 से 2014 की ग्रोथ चैप्टर है, ये डिमांड बेस्ड है। तो ये जो सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट जो आजकल हमारे राज्य कर रही हैं,
ये कामयाब नहीं हुए, ये स्पष्ट हो रहा है कि यू विल हैव टू रिवर्ट टू डिमांड साइड इकोनॉमिक्स। सरकार का पक्ष हर तरफ है। मोदी सरकार के 8 साल होने के मौके पर दर्जनों विज्ञापन छपे हैं। एक बड़ा ही मशहूर पारिवारिक गाना है, खुशियां ही खुशियां हूं दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से दीवाना हो जाए। इस मौके पर यही याद आता है। फिल्म का नाम है दुल्हन वही जो पिया मन भाए। आप इसी से मिलता जुलता नाम पर एक फिल्म बना सकते हैं, मीडिया वही जो हुजूर मन भाए। हुजूर की व्याख्या आप देश, राज्य और काल के हिसाब से कर सकते हैं, एक व्यक्ति तक सीमित ना रहें। वैसे शहर में जहां कहीं भी नोटिस चिपका हुआ देखें, एक बार चेक कर लें कि यह नोटिस ईडी का तो नहीं है। आज ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हाजिर होने का नोटिस दिया है। इस देश में हर राजनीतिक प्रतिद्वंदी के विरुद्ध एक प्रतिशोध की भावना, प्रतिशोध की राजनीति, उनको डरा धमका दबाकर अपना काम चलाना, ये कश्मीर से कन्याकुमारी में और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक, फारूक अब्दुल्ला से लेके डीएमके के लोगों तक, मेवानी से लेके ममता बनर्जी के लोगों तक, इसमें सिद्धि माहिर कर ली है इस सत्तारूढ़ सरकार ने। ये उसका द्योतक है। नंबर 2, ये द्योतक है घबराहट का, बौखलाहट का। ये द्योतक है कि किसी तरह से हमेशा जब गलत आंकड़े आए, गलत चीजें आए, जब जनता दुखी हो, नफरत की भावना से देख रही है, उसका ध्यान मोड़ा जाए, हटाया जाए। और तीसरा, एक प्रकार से मजाकिया कि ऐसे तथ्यों, ऐसे आरोपों पे जहां कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो हुई, हम तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने 10 फुट से ज्यादा 15 फुट लीज दे दी एजेएल की, तो आप लीज के ऊपर एक्शन लीजिए, आपने ले चुके हैं। अगर आपको लगता है कि कंपनीज एक्ट के कोई प्रावधान का उल्लंघन हुआ है, तो रजिस्ट्रार द्वारा एक्शन लीजिए। लेकिन आज ये मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आता है समझ, और क्या आवश्यक है कि मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में आप शीर्षस्थ नेतृत्व को बुलाएंगे? इसलिए हमने दावा किया है आपके सामने कि निश्चित रूप से सोनिया जी जाएंगी, निश्चित रूप से राहुल जी जाएंगे, बल्कि सोनिया जी तो 8 तारीख को ही जाएंगी। राहुल जी अगर यहां होंगे तो 8 को जाएंगे, नहीं तो निकट भविष्य में जाएंगे। क्योंकि हमको, जैसा हमने कहा, न डरेंगे, न दबेंगे, न भागेंगे, और न आपके द्वारा हम झुकेंगे। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ईडी की ही हिरासत में हैं। आज इस मसले पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर हमने रिपोर्ट की। जिस सत्येंद्र जैन ने स्वयं स्वीकार किया कि 16 करोड़ 39 लाख मनी लॉन्ड्रिंग हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से की गई उन कंपनीज में जिनमें सत्येंद्र जैन और उनके परिवार की भागीदारी है, केजरीवाल जी, क्या वो व्यक्ति आज भी आप द्वारा संचालित सरकार का मंत्री बना रहना चाहिए? कल केजरीवाल जी ने अपने प्रेस के वक्तव्य में कहा, भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। केजरीवाल जी, विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं? मैं तो हमेशा से कह रहा हूं कि वो सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है सत्येंद्र जैन। उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, पर कोई बात नहीं, ईडी जांच करना चाहती है, कर ले। सारी जांच से साफ सुथरे निकल के आएंगे। और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे देश को गर्व होना चाहिए। उन्हें तो मुझे लगता है कि पद्म भूषण, पद्म को जो भी सबसे टॉप है, पद्म विभूषण देना चाहिए। तो जो भी है, लेकिन वो ईडी वाले कर ले, सारे लोग जांच कर ले उनकी। सीबीआई ने और इनकम टैक्स ने तो जांच कर ली, उन्होंने तो पाया कि भाई सत्येंद्र जैन पाक साफ है। ईडी वाले और जांच कर ले, वो ठीक निकलेंगे। विपक्ष और ईडी के छापे में अन्योन्याश्रय संबंध है। अन्योन्याश्रय कम प्रचलित शब्द है, लेकिन आप समझकर भी कुछ नहीं कर सकते। बस इन सब घटनाओं से दिल्ली में माहौल ऐसा बन जाता है कि न्यूज रूम में रिपोर्टर की स्टोरी धरी की धरी रह जाती है। छापों और दावों को लेकर टीवी पर डिबेट पसर जाता है और बहुत ही कम काम में, जरा भर की मेहनत में एंकर का काम हो जाता है। बिना किसी प्रयास के आप बोलिए, हाँ आप बोलिए, बोलिए डिबेट का आधा घंटा निकल जाता है, तब तक दूसरा एंकर आ जाता है।
पहले वाला घर चला जाता है, ट्विटर पर टाइम बिताता है। मीडिया का सत्यानाश ऐसे नहीं हुआ है। इस हवन में सबने आहुति दी है। बहरहाल अनुराग द्वारी की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ठेला लेकर आंगनबाड़ियों के लिए खिलौने क्यों मांगने निकले हैं। फिर उस 100 करोड़ का क्या होगा जो उनकी ही सरकार ने खिलौने के लिए मंजूर किए हैं। आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए सामान की जरूरत है, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि फूल ना दें, माला ना दें, श्रद्धा सहित सामान अपने बच्चों को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल में आंगनबाड़ी के लिए ठेला लेकर खिलौने मांगने निकले। दावा किया कि 800 मीटर में 10 ट्रक खिलौने और 2 करोड़ रुपए मिल गए। इंदौर में 1 घंटे में 40 ट्रक खिलौने मिल गए। मैं आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए सामान इकट्ठा करने निकला। इंदौर की कृपालु जनता ने गाड़ियां भर भर के इतना सामान ले आए कि लेना हाथ ठेला में उसको संभव ही नहीं था। इसलिए हमने ये कहा कि गाड़ियों में ये सामान भरा रहे और उचित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। कुपोषण को दूर करना है, उसमें सरकार कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन अकेली सरकार का काम नहीं है, समाज की भी ड्यूटी है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी, जनता की भी ड्यूटी है, लेकिन सरकार भी तो जवाबदारी समझे, क्योंकि विधानसभा में डॉक्टर सतीश सीकरवार के सवाल पर खुद लिखित जवाब में आपने ही बताया था कि सरकार ने आंगनबाड़ियों के लिए मध्य प्रदेश लघु निगम द्वारा प्री स्कूल प्लानिंग एंड लर्निंग आइटम हेतु 2019 और 2020 में 2 बार 94 करोड़ रुपए के खिलौने खरीदे थे। यानी हर महीने करीब 4 करोड़ रुपए के खिलौने खरीदे गए। यही नहीं, 2021 में भी खिलौने खरीदे गए। तो फिर ये खिलौने और सामान गए कहाँ? आपको ठेला लेकर क्यों निकलना पड़ा? सरकार की जो भी खरीदारी होती है, पारदर्शी खरीदारी, ई टेंडरिंग से खरीदारी होती है, जेम के माध्यम से जो सरकारी प्रक्रिया से खरीदारी होती है, तो सरकार की परचेज का और डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रांसपेरेंट अकाउंट होता है जो सबके सामने होता है। आपको कोई गड़बड़ी नहीं लगती? निश्चित तौर पर कोई गड़बड़ी की संभावना है ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि सरकार के प्रयास के साथ साथ सामाजिक भागीदारी बने, ताकि समाज में भी दायित्व उत्तरदायित्व की भावना आए और मध्य प्रदेश के नौनिहाल, मध्य प्रदेश का मानव संसाधन और मजबूत हो। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो बच्चों के कथित मामा हैं, वे सिर्फ इतना बता दें कि कोरोना काल में आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए जो धनराशि लगभग 100 करोड़ रुपयों की थी, आवंटित हुई थी, वह कौन डकार गया है और वह राशि सिर्फ और सिर्फ खिलौनों के लिए थी। तो जिन बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, उन्हें खिलौना से पेट भरने की कोशिश न करे सरकार, और यह बताए कि किन किन लोगों के चेहरे इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। ये हालात तब हैं जब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट की हाल में आई रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश की 97,139 आंगनबाड़ियों में से 32,338 में बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, 17,331 में पीने का पानी तक नहीं है, 8600 में खाने के लिए थाली तक नहीं है। इन्हीं केंद्रों में 84,90,000 बच्चों के पोषण का जिम्मा है। अभी भी 29,383 आंगनबाड़ी केंद्र किराए से चलते हैं। 75,700 केंद्रों पर बच्चों के बैठने की कुर्सियां तक उपलब्ध नहीं हैं। 64,148 केंद्रों में बिजली कनेक्शन भी नहीं है। कांग्रेस राज्य में आंगनबाड़ी के हालात पर श्वेत पत्र की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री ठेला लेकर खिलौने लेने निकले हैं। वैसे ये और बात है कि 18 साल से बीजेपी ही सत्ता में है, लेकिन जब से दोबारा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं, कोई महिला बाल विकास मंत्री अब तक नहीं नियुक्त हुआ है। ये विभाग भी मुख्यमंत्री के ही पास है। ऐसे में वसीम बरेलवी का ये शेर बहुत मुफीद लगता है कि घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो जाए कि घर को बचाएं कैसे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। 12, 13 और 14 जून को रेलवे की नॉन टेक्निकल एनटीपीसी परीक्षा होने वाली है, लेकिन जैसे ही परीक्षा केंद्र की सूची जारी हुई, छात्र चिंतित हो गए। उनका कहना है कि परीक्षा केंद्र बहुत दूर दिए गए हैं और वहां पहुंचने के लिए रेल टिकट का मिलना अनिश्चित है। इसलिए ट्विटर पर रेल मंत्री से सविनय निवेदन कर रहे हैं कि नजदीक का केंद्र दिया जाए। बनारस के एक छात्र ने लिखा है कि उसका सेंटर आंध्र प्रदेश के कुरनूल में पड़ा है। बनारस से कुरनूल 1800 किलोमीटर दूर है और कोई सीधी ट्रेन नहीं। जौनपुर के प्रियांशु का सेंटर पुणे में पड़ा है।
प्रियांशु को लगता है कि उसका जीवन बर्बाद हो गया है। नहीं प्रियांशु, ऐसा नहीं सोचो। कईयों का कहना है कि टिकट भी नहीं मिल रहा है, वेटिंग लिस्ट के भरोसे नहीं रह सकते। बिहार के फारबिसगंज से आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में केंद्र देने का क्या मतलब है? इतनी दूर सेंटर देने का क्या प्रयोजन हो सकता है? कहीं यह तो नहीं कि छात्र पहुंच ही ना पाएं, या इसलिए कि अगर परीक्षा देनी है तो आज ही घर से सत्तू प्याज लेकर परीक्षा केंद्र की तरफ पैदल यात्रा पर निकल जाएं। रेल मंत्री को इन छात्रों का कष्ट दूर करना चाहिए। यह तो काफी पीड़ादायक है। उम्मीद है सामान्य मानवीय की पीड़ा को समझने का प्रयास होगा। जम्मू कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के ट्रांजिट कैंप को सील कर दिया गया है। कश्मीरी पंडितों ने चेतावनी दी थी कि अगर 24 घंटे के भीतर उनका तबादला जम्मू नहीं किया गया तो पलायन करेंगे। इसलिए उनके ट्रांजिट कैंप को सील कर दिया गया है ताकि वे पलायन ना करें। बीते 3 हफ्तों से यहाँ कश्मीरी पंडित विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बुधवार को यहाँ से टेंट बैनर गायब हो गए और किसी को आने की इजाजत नहीं दी गई। कुछ 100 मीटर दूर पुलिस ने इंदिरानगर इलाके में नाकाबंदी कर दी है ताकि कोई पंडित कर्मचारी निकल न सके। पंडितों ने यहाँ से पलायन कर जाने की चेतावनी दे रखी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें फोर्सफुली यहाँ पे अंदर बंद किया गया है, तो या तो गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि हम यहाँ से वैकेट हो, हमें मरवाने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया गया है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करेंगे कि या तो हमें रिलोकेट किया जाए सेफर प्लेसेस पे जम्मू में या आउटसाइड जम्मू, कि हमें यहाँ पे मरने के लिए ना रखा जाए। 2010 के बाद प्रधानमंत्री विशेष रोजगार पैकेज के तहत करीब 4000 कश्मीरी पंडित घाटी लौट चुके हैं। 12 मई को राहुल भट्ट की हत्या के बाद वो काम पर जाने से इनकार कर चुके हैं। कुलगाम में स्कूल शिक्षक रजनी बाला की हत्या के बाद उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्हें 24 घंटे के भीतर सुरक्षित जगहों पर नहीं भेजा गया तो वो सामूहिक पलायन कर जाएंगे। मगर बुधवार को उन्होंने देखा कि कई ट्रांजिट कैंप लॉक हो चुके हैं। अनंतनाग के वेसू में जो सबसे बड़ा कैंप है, सैकड़ों कर्मचारियों ने भीतर ही प्रदर्शन किया। हमने सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष हमने कल ये डिमांड रखी कि 24 घंटे के अंतर्गत अगर हमारा कोई फैसला रिलोकेशन का नहीं लिया गया, हमारी डिमांड पूरी नहीं की गई, तो हम मास माइग्रेशन करेंगे। सरकार की चुनौतियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। कश्मीरी पंडितों के बाद सैकड़ों मुलाजिम जो जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं और कश्मीर घाटी में काम करते हैं, वो अपने तबादले का मुतालबा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि रजनी बल्ला के कत्ल के बाद उन्हें अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस दिखाई नहीं दे रहा है। साफ बात है कि डर की वजह से सैकड़ों मुलाजिम यहाँ नौकरी भी नहीं कर पाते। श्रीनगर से नबी। अभी तक आप सील नहीं किए गए हैं, इसलिए ब्रेक तो ले ही सकते हैं।